9.5 क्वेश्चन ये कह रहा है आई स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक। एक टैंक है पानी का, सिलेंड्रिकल ही दिमाग में याद रखिएगा जब जब टैंक बोलेगा, ठीक है। बेलनाकार हमेशा दिमाग में याद रखिएगा, बेलनाकार सिलेंड्रिकल टैंक है। स्मॉल छोटा सा बल्ब है जो कि टैंक के बॉटम में रखा है, कंटेनिंग वाटर टू द डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर तक उसमें पानी भरा है? 80 सेंटीमीटर। ये कोई टैंक है जिसमें पूरा ये पानी भरा हुआ है, पूरा का पूरा 80 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है। और नीचे इसके बॉटम में कहीं एक छोटा सा क्या चीज है? ये छोटा सा बल्ब लगा हुआ है जो कि लाइट का सोर्स है ना, पॉइंट सोर्स। छोटा बल्ब इसीलिए बोला है ताकि पॉइंट सोर्स के जैसा एक्ट करे, ठीक है। और आगे कह रहे हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू व्हिच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन एमर्ज आउट। आपको वो एरिया बताना है जहां से प्रकाश बाहर आ सकता है। अब ध्यान से देखो, नीचे है कौन, सॉरी नीचे क्या है? पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स जैसे जैसे ऊपर आता जाएगा, जैसे जैसे, क्योंकि लाइट इधर भी जाएगी, 2D में जाएगी, 3D में जाएगी, 3D में जाएगी, यानी केवल इधर इधर थोड़ी जाएगी। बनाया इधर इधर जाता है, लेकिन वो तो सिलेंड्रिकल है, 3D है ना, तो इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, मतलब चारों तरफ ऐसा कोन जैसा बनता हुआ जाएगा। और एक ऐसा एरिया होगा जो एरिया से लाइट बाहर आएगी, उसके बियॉन्ड लाइट बाहर नहीं आएगी, पूरे में से बाहर नहीं आएगी। उसका कोई फिक्स एरिया होगा और वो एरिया कुछ इस हिसाब से होगा कि मान लीजिए यहां से यहां तक गई, और कहां से कहां जा रही है भाई? आप बाहर से देख रहे हो तो बाहर तो हो गया एयर, रख लिया, ये वाटर है तो वाटर आपका लिए ये क्या हो गया? डेंसर। ये क्या हो गया? रेयर। तो अगर आप ये चाहते हो कि मुझे केवल ये एरिया बताना है ना, केवल ये एरिया, ये कैसा होगा? सर्कुलर ही तो होगा। केवल आपको ये एरिया बताना है कि ये है कितना। तो इस एरिया को बताने के लिए मतलब इसके बाद वाली लाइट आपकी आंखों तक आए कि ना आए? इसके बाद वाली लाइट आंखों तक आए कि ना आए? ना आए, तभी तो वो एरिया बता पाओगे कि कितने एरिया से लाइट हमारी आंखों तक आ रही है। यानी इसके बाद वाली लाइट क्या ऐसे चली जाए या फिर ऐसे चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी क्रिटिकल एंगल या फिर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण या तो क्रांतिक कोण से ज्यादा वाली कंडीशन, ऐसा कुछ आया है कि नहीं है? इस वाले केस में अगर ध्यान से देखिए तो ये आपका हो जाएगा, उस जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस है ना, और ये हो जाएगा आपके लिए जो भी एंगल, जो भी आप मानो, जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आप लगाना चाहिए लगा सकते हैं। ध्यान क्या देने वाली बात है, मुझे इस सवाल में वो एरिया बताने के लिए मुझे रेडियस पता होना चाहिए, लेकिन इस सवाल में रेडियस भी हमें पता है कि नहीं पता है? किसी को पता है रेडियस? सर्कल की रेडियस कितनी है? कितने एरिया से बाहर आएगा? नहीं आएगा, ये पता ही नहीं है किसी को। लेकिन जो भी है आइए बताने की कोशिश करते हैं भाई कि ये लगेगा कैसे। और सवाल में कुछ नहीं दिया है, पूरा सवाल ध्यान से पढ़िए भाई। सबने ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। अगर ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा है वाकई में, आई इक्वल टू सी होगा, डेंसर से रेयर जा रही होगी तो वो सीधी ऐसी चली जाएगी, अब लाइट आपकी आंखों तक नहीं आएगी। अगर आई लेस देन सी होगा तब तो ये आंखें तक आएंगी, है कि नहीं है? सवाल ने कहा है बताओ वो एरिया जिसमें से लाइट हमारी आंखों तक आके हमारी आंखों पर टकरा रही हो, केवल वही एरिया बताना है। इसका मतलब है हमें वहां तक जाना है, सेंटर से कहां तक जाना है जिसके बाद लाइट ऊपर ना आए, बल्कि शायद ऐसे चली जाए या ऐसे चली जाए, ये एरिया बताना है। यानी यहां पर जो भी एंगल बनेगा, ध्यान से देखो, ये एंगल है कि नहीं है नॉर्मल के साथ? क्या ये एंगल जो है आई ग्रेटर देन सी या तो इक्वल टू सी हो, ग्रेटर देन सी या तो इक्वल टू सी हो। तो अगर यहां पर मान लेते हैं ये अगर सी होगा, ध्यान देखो एन बन रहा है, एन बना, तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा? ये भी सी ही हो जाएगा। मतलब अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब आपको यहां पर बैठ के थीटा लगाना है और ये थीटा पता करना है। अब तो थीटा पता हो जाएगा बेटा, अब तो थीटा पता हो जाएगा। क्या पता करने का तरीका है? क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का गिवन है हमें? क्या हमें जब जब क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट आएगा, जब जब प्रिज्म से रे बाहर ना जाए, पैरेलल चली जाए, तुरंत समझ जाना सरफेस पे बैठो और क्रिटिकल एंगल लगाओ, यानी स्नेल्स लॉ लगाओ। सारा सवाल देखो ध्यान से, सरफेस पे बैठे सीधे, और कोई फार्मूला नहीं है तो सीधे वही अपरेंट डेप्थ, स्नेल्स लॉ, और कुछ बचता ही नहीं है। ध्यान से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33, 4/3 दे रखा है आप लोगों को। तो आप यहां पर जाकर के सबसे पहले बात कर लीजिए कि सर क्या होगा हमारा सी। तो सब लोग ध्यान से देखिए, Ng NW पानी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, हवा में जा रहा है, Na इंटू साइन आर लिख सकता हूं,
और अगर आप ये चाहते हो कि उस मैक्सिमम लिमिट तक बताना है, अगर आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि हमें कोई भी रे बाहर जो भी है इससे बाहर आए लेकिन इसके बाद हमारी आंखों तक ना आए, तो सीधी चली जाए, वो आंखों तक आएगी ना। सीधी चली जाएगी तो आंखों तक आएगी, नीचे चली जाएगी तो भी नहीं आएगी। तो या तो सी या सी से ज्यादा होना चाहिए आई की वैल्यू। तो मैंने कहा ठीक है, एन ए साइन आर, एन डब्ल्यू कितना है 1.33, 4/3 इंटू साइन थीटा इक्वल टू एन ए 1 इंटू साइन आर, आर कितना हो जाएगा 90 करवा दूं, बहुत आसानी से लग जाएगा। थीटा इक्वल टू सी हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू आएगा आपका 3/4, यानी लगभग 0.75 आएगा। कितना आएगा 0.75। ये लगभग जितनी भी वैल्यू होती होगी 0.75, अगर ध्यान से देखो तो 30 डिग्री से ज्यादा की वैल्यू है। देख लो किससे ज्यादा है, 30 डिग्री ज्यादा है कि नहीं है, देख लो। अरे यार 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 0.5, ये 0.5 से भी थोड़ा सा ज्यादा है, शायद 37 वगैरह डिग्री की वैल्यू होगी, जो भी होगी 38, 39 जो भी होगा, 37 मान लेते हैं, जो भी होगा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू ये मिल गई मुझको। अब एक बार थीटा पता लग गया कि आपको ये पता ही नहीं पता है, सोचो ये पता है किसी को, ये पता है कितना है, एक बार 80 पता लग जाए और ये थीटा पता लग जाए तो क्या ये पता लग जाएगा, लग गया सवाल पाई आर स्क्वायर से। कितना आसान सा सवाल था, बट सवाल पूरा कॉन्सेप्ट के रखा हुआ था कि आपको सबसे पहले सवाल को समझना है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ कि कैसे इसको टैकल करा जाएगा, है ना। तो ये न्यूमेरिकल लगाने का तरीका यही था कि सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना था, आइडेंटिफाई ये करना था कि भाई हमें जो रेज यहां से यहां जा रही हैं उनको सब सारी की सारी रेज को आंखों पर नहीं आने देना है, कुछ लिमिट तक कि ये आंखों पर आई, ये आंखों तक आई, बस इसके बाद वाली आंखों तक ना आए। तो इसको ऐसे चले जाना था, इसको ऐसे जब चले जाना था तो इसका मतलब है थीटा जो इंसिडेंट एंगल होगा डेंसर मीडियम का, सघन माध्यम का जो आपतन कोण होगा वो सी के बराबर हो या सी से ज्यादा हो। सबसे पहले यही बात आई है कि नहीं है। और एरिया पूछा था बेटा, याद कर क्या पूछा था सवाल ने, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लाइट कमिंग आउट फ्रॉम द वाटर। तो वो एरिया पूछा था, एरिया का फार्मूला क्या लगाओगे, सबको पता है कोण बनेगा तो ऊपर सर्कल बनेगा, सर्कल बनेगा वृत्त बनेगा तो उसका फार्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। सर आर ही तो नहीं पता, आर ही तो नहीं पता हमें, तो आर पता करने के लिए हमने क्या सोचा कि ये नहीं पता, लेकिन ये तो पता है तुम्हें, ये पता था सबको, ये पता था, तुमने क्या सोच लिया, क्या पता कर ले थीटा। हमें हाइट पता थी, हमें आर नहीं पता है कोण की, तो अगर आर पता करना है तो हमने क्या पता करा सबसे पहले थीटा। थीटा पता करने के लिए स्नेल्स लॉ, क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट, जिसके लिए साइन थीटा इक्वल टू 3/4 0.75 मिल गया। अब यहां से आप लोग साइन थीटा की, थीटा कितना होगा यार 0.75 किसकी वैल्यू होती है 0.75, 37 कितना 53 0.75 चेक कर लेते हैं, है ना 0.75 साइन, सॉरी इसमें हाँ चेक कर ले, कहां देखा समझ मारा क्या, ठीक है उस दिन कुछ और भी बताया था शायद, है ना। चलिए तो साइन ये कितनी डिग्री हो गया, साइन 37, तो थीटा कितना हो गया 37 डिग्री, ठीक है ये 37 डिग्री हो गया और साइन 37 डिग्री की वैल्यू मैंने बता दिया। हाँ भाई अरे एक सेकंड यार, ये तो वही ट्रायंगल है अपना सबसे पसंदीदा वाला, एक क्यों कंफ्यूज करवा दिया तुम लोगों ने यार, थोड़ी देर के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया, एंगल सोचने में लग गया। सबको पता है ये 90, ये 37, ये 53, 37 के सामने 3, 53 के सामने 4, ये हो गया 5, तो साइन 37 की वैल्यू है आपके पास, साइन 37, एवरीथिंग इज करेक्ट, सोच लो साइन 37 की वैल्यू इतनी ही आएगी, यहां से साइन 37 की वैल्यू तो 3/5 आ रही है इस ट्रायंगल से, है कि नहीं है, चेक करो बेटा सही से, थीटा की वैल्यू सही है गलत है एक बार ध्यान से चेक कर लेना, नहीं तो लगेगा नहीं तुमसे, लगाते हैं इसमें क्या लगाएं, आपको ये पता करना है ना, ये पता करना है, ये tan थीटा लगाएं, sin थीटा लगाएं, cos थीटा लगाएं, इसमें क्या लगाएं बेटा tan थीटा sin थीटा cos थीटा, जल्दी बताइए, इसके अंदर क्या लगेगा sin थीटा cos थीटा tan थीटा, पता ही नहीं चल रहा किसी को, क्या पता करना है, आर पता करना है ना, थीटा के सामने वाला आर क्या है परपेंडिकुलर है ना, तुम्हें बेस पता है तो tan थीटा ही तो लगाओगे, tan थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे सर, tan थीटा इक्वल टू रेडियस अपॉन हाइट 80, थीटा कितना बताया तुम लोगों ने 37, tan 37 की वैल्यू चेक करो, tan 37 की वैल्यू r अपॉन 80, r इक्वल टू आएगा 80 tan 37, 80 tan 37 की वैल्यू क्या आई
इतनी देर में ढूंढ नहीं पाए तुम लोग? टाइम बेटा रिकॉर्डिंग चल रही है, उसमें टाइम वेस्ट करवा रहे हो। 1037 की वैल्यू 0.753। अरे साइन 37 की वैल्यू मुझे देखने दो। साइन 37 0.6018 आ रहा है। तुमने वैल्यू गलत बताया बेटा, यहां पर तुम कह रहे थे एकदम सही है, एग्जैक्ट है। 1037 की वैल्यू है 3/4। वही तो कह रहा हूं कि गलत है, गलत बता के रखे हो, कुछ और भी डेटा आएगा। 3/4 सब कुछ सही है यहाँ पर। हाँ चलो एक बार निकाल देता हूं मैं, है ना, एक बार मैं भी निकाल देता हूं, क्योंकि तुम लोगों से साइन इनवर्स 0.75 लगभग 48.5 डिग्री की वैल्यू है। वो कितने डिग्री की वैल्यू है? ये 49 डिग्री की वैल्यू है यहाँ पर। थीटा इक्वल्स टू 49 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखा करो, कैलकुलेट भी करना होता है ना। तो 1037 ना लिख करके यहाँ कितना लिखा जाएगा? 1049। एक से कुछ ज्यादा ही वैल्यू आएगी, है ना। तो एक से ज्यादा वैल्यू आएगी तो मैंने कहा 1049 की वैल्यू लगा जाए। 1049 1.15 कितनी देर गए? 1.15 आ रही है। तो यहां पर मैंने लिखा 1.15 इंटू 80 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर का मल्टीप्लाई कराया जाए, है ना। 80 इंटू 1.15 लगभग 92 सेंटीमीटर रेडियस आया। रेडियस कितना सेंटीमीटर आ रहा है? 92 सेंटीमीटर। अब मैं एरिया बता सकता हूं। एरिया बताने के लिए मेरे पास है पाई आर स्क्वायर 22 डिवाइडेड बाई 7, 92 इंटू 92। सिंपल आंसर शीट देख लो अपना कितना आ रहा है। 92 इंटू 92 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7। अरे भाई तगड़ा एरिया आ रहा है। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हम लोगों ने? काफी वाली गड़बड़ किया है क्या? सही होगा, देख 26,601 आ रहा है। 26,601 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखना, आंसर शीट भी नहीं देख पा रहे। 2.6 मीटर स्क्वायर। हाँ तो 2.6 मीटर स्क्वायर आ तो रहा है। अगर सेंटीमीटर के बजाय मीटर में बदलो तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर से ना। तो 26,601 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर 10203040। हाँ 2.6 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया। ठीक है, डेटा नहीं बताते थे सही से, बता रहे थे कि सर ये 37 की वैल्यू है। वही जब मैंने ट्रायंगल बनाया तभी मुझे तकलीफ हो गया भाई कि गलत तो है, कुछ गड़बड़ पूरी थी। हाँ अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो एक बात याद रखिएगा, आपको गिवन होगा, वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि उसको भी पता है कि आपको 30, 45 और कुछ गिने चुने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के मतलब एंगल्स की वैल्यू पता है, बस सारे नहीं वैल्यू पता है। अब तुम्हें 15 का नहीं याद होगा, 75 का नहीं याद होगा, इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें ऐसे सवालों में वैल्यू दी जाएगी। अगला सवाल की ओर रुख करा जाए। मिटारा जा रहा है भाई। इस सवाल का जो कोर कॉन्सेप्ट था कि एरिया बताने से पहले मुझे रेडियस पता करनी थी, रेडियस पता करने के लिए मुझे हाइट तो पता थी, एंगल पता लग जाता तो काम हो जाता। एंगल पता करने के लिए क्रिटिकल एंगल के पास गए, क्रिटिकल एंगल के लिए स्नेल्स लॉ के पास गए, दूर दूर भटको फिर जाके आंसर आता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 9.6। गजब, ये वाला तुम लोगों से हो जाएगा शायद। क्यों? जल्दी करो यार, बहुत सवाल हैं अभी, इसी में सब टाइम लगा देते हो। नाइन 9.6 कर रहा है, प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तुम्हें पता ही नहीं है कि वो कितनी क्वालिटी का है, पता है किसी को? सवाल ने पहले बोला है एक अज्ञात अपवर्तनांक वाला कोई प्रिज्म है ना। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ फेस ऑफ द प्रिज्म। एक पैरेलल बीम, अरे पैरेलल बीम ऑफ लाइट बेटा समझ रहे हो, मतलब प्रिज्म शायद ऐसा है और उसके ऊपर ऐसी लाइट्स आ रही होंगी शायद, मुझे भी नहीं पता, आगे देखा जाएगा। ठीक है ना, 40 डिग्री है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ फेस ऑफ द प्रिज्म, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज मेजर्ड टू बी 40 डिग्री। मिनिमम डेविएशन कितना मापा उन्होंने? 40 डिग्री। सही एंगल नहीं देते आप लोगों को।
ये सब सवाल लगाने लायक है ही नहीं सही में। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इफ द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री। प्रिज्म कोण की वैल्यू 60 डिग्री दिया है, आपसे क्या पूछा है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फार्मूला याद है सबको? क्यों, फार्मूला याद है क्या? मुझे फार्मूला नहीं याद है, मैं सीधे लिखा रहा हूं, ANG इक्वल्स टू साइन 50 अपॉन साइन 30। मैं याद करके आया था घर से, मैंने लिख दिया, बाकी आपकी जिम्मेदारी। कहां से आया बेटा ये? साइन 50 0.7660 0.7660 डिवाइडेड बाई 1/2। 2 ऊपर चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? तो 0.766 इंटू 2 1.532। अरे इतना आता भी है। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वो ग्लास से बना हो तो कितना आता भी है? 1.5 भी आता है ना। तो इसका मतलब हम लोग बहुत सही लिखे हैं बेटा, ANG रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आया। इतना ही ले लेते हैं, आगे आगे ना जाते हैं ना, क्योंकि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ग्लास है तो फिर इतना ही होगा। आगे पढ़ो। द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री इफ द न्यू प्रिज्म इज प्लेस्ड, इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर। इस प्रिज्म को कहां रखा जा रहा है? पानी में। इससे कोई मतलब ही नहीं था। अगर प्रिज्म को रखा जा रहा है, अभी तो ये ग्लास का है, फिलहाल हवा में रखा था, बट अब हवा हटा करके रिप्लेस करके किस में रखा जा रहा है? वाटर में, पानी में। ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 अगर इसमें रखा जा रहा है तो प्रेडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। नया मिनिमम डेविएशन एंगल पता करना है। यानी अगर अब इसको, अगर इसी सेम प्रिज्म को कहां रख दिया गया, सेम प्रिज्म कहां रखा जा रहा है? पानी में रखा जा रहा है, तो अब क्या हाल होगा? अब बताइए सब लोग, अगर इसको प्रिज्म को पानी में रखा जा रहा है तो नया डेविएशन एंगल क्या होगा? सबसे पहले अभी तक रेज कहां से जा रही है? अभी कहां रखा था? हवा में। रेज जा रही थी एयर से ग्लास में, तो मैंने ANG लिखा। अब आपने इसको किस में रखा? इससे हटा करके इसको आपने कहां रख दिया? ये तो G है, लेकिन इसके चारों तरफ क्या हो गया? पानी हो गया। अब बताओ आप ANG लिखोगे या WNG लिखोगे? WNG। ये समझ में आया WNG क्यों लिखा गया? WNG को सबको फार्मूला पता है, साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 अपॉन साइन A/2। क्या A की वैल्यू तुम्हें पता है? 60 डिग्री अपॉन साइन A/2, 60/2 30, 1/2, 2 ऊपर गया, 2 डिवाइड हो गया, है कि नहीं है? अच्छा इधर, अच्छा अभी जल्दी जल्दी ना करके यहां लिख दे रहा हूं साइन 30, है ना। थोड़ा धीरे धीरे करते हैं, रोज रोज जैसा लगाएंगे तो फिर वीडियो वाले भी देखेंगे कभी तो कहेंगे सर क्या रफ्तार चलता है। WNG को मैं क्या लिख सकता हूं? तोड़ इसे, WNG को तोड़ो। NG दिमाग नहीं चल पा रहा है सब लोगों का कि तोड़ने का मतलब क्या होता है ना। NG अपॉन NW, A लगा दो, A लगा दो, सीधे आंसर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तुमको, बताओ ANG कितना तुमने कैलकुलेट करा? 1.5। ANG कितना दे रखा है? 1.33 इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M/2 अपॉन साइन A/2। यानी ऊपर का तो कोई चेंज नहीं होगा, नीचे वाला कितना आएगा? साइन 30, 1/2, 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो 2 नीचे ही तो आएगा। कर दूं डायरेक्ट? डायरेक्ट नहीं करने लायक है तुम्हारे लिए, तो भाई डायरेक्ट नहीं करने लायक है, क्योंकि तुम्हें दिख ही नहीं रहा है कि कहां से हो रहा है सब, है ना। तुम लोग ना जितना स्लो अपनी कैलकुलेशन रख रहे हो उतना ही स्लो बोर्ड्स में भी रखोगे, और फिर बाद में पछताना, फिर मेरे पास मत आइएगा सर मेरा फिजिक्स में इतना क्वेश्चन छूट गया। 1.33 इज इक्वल टू साइन A प्लस, हट यहां से, फालतू परेशान करने आया तुमको, है ना। A प्लस डेल्टा M/2 अपॉन साइन 30 1/2। अब 1/2 का मतलब 2 तो ऊपर ही जाएगा, वो 2 वापस नीचे आएगा। मैं बार बार ये कह रहा हूं, लेकिन तुम ये देख नहीं पा रहे हो। पिल्ला भर का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है तेरे को। पिल्ला जानता है? पिल्ला इतना छोटा सा, वो कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं आ रहा है। साइन A प्लस डेल्टा M/2 इज इक्वल टू 1.5, खुल जा कैलकुलेटर, 1.5 डिवाइडेड बाई 1.33, 1.12 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1.12। फिर 2 से डिवाइड करेगा, ठीक है। 1.12 डिवाइडेड बाई 2, 0.56, 0.56। बताओ किसकी वैल्यू है? लगभग लगभग। अगर 0.5 की बात करूं तो ये क्या साइन 30 की वैल्यू है? किसकी वैल्यू है? अगर 0.5 की बात,
0.5 की बात करूं तो 1/2 है ना, यानी वो किसकी वैल्यू है, साइन 30 की, लेकिन ये 5 नहीं है, 5 6 है, तो मैंने लगाया इनवर्स साइन 0.56, तो लगभग 34 दे रहा है। ये कितना दे रहा है वो, 35। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं साइन 35 लिख सकता हूं, यानी साइन a प्लस डेल्टा m/2 इक्वल टू साइन 35। बच्चों का ही कहना कर लेते हैं, साइन से साइन चला गया, a प्लस डेल्टा m बराबर कितना हुआ बेटे, a प्लस डेल्टा m इक्वल टू 70। ये भाग वाला 2 उधर गुणा में पहुंच चुका है, 70 में से 60 घटाओगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। डेल्टा m कितना आया इस सवाल का, 10 डिग्री आया। लग गया सवाल। हाँ, पानी में रखने के बाद अलग ही बात होगी, है ना, पानी में रखने के बाद अलग ही बात होगी। प्रिज्म के लिए एक और कॉन्सेप्ट जो मैं आपको जानबूझ के कराना चाह रहा हूं, मेरी इच्छा है कि मैं एनसीईआरटी से थोड़ा सा वो वाला, है ना, इससे थोड़ा पंगा लेकर के अलग एक और कॉन्सेप्ट इसमें करवा देता हूं। सवाल ऐसा भी आ सकता है आपके लिए कि प्रिज्म पर किस एंगल पर रे इंसिडेंट कराएं, कितने डिग्री पर रे इंसिडेंट कराएं जिससे वो दूसरे सरफेस से बाहर ना जाए बल्कि वापस ही लौट आए। अगला सवाल इसी का है। हवा में ही प्रिज्म रखा हुआ है, प्रिज्म कहां रखा है, हवा में ही रखा हुआ है, और सबको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वगैरह पता भी है ना। कॉन्सेप्ट सोचिए और दिमाग लगाइए, अगर आंसर लग जाए, ये ग्लास ये एयर, आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता चल चुका है। फिर से सवाल ये है कि बताओ किस डिग्री पर रे इंसिडेंट कराएं, कितने डिग्री पर रे इंसिडेंट कराएं कि ये जाए तो जरूर लेकिन बाहर ना निकल पाए। या तो कल वाला सवाल याद है सबको, तुम लोगों ने किया भी था यार, वही सवाल है और कुछ नहीं नया नहीं है। तुमने सवाल किया था ना कि रेस कैसे चली गई थी, पैरेलल चली गई थी, है कि नहीं है, पैरेलल चली गई थी। ऐसा कुछ है नहीं ग्रेजिंग इंसिडेंस वाला, तुम लोगों को यार बताया था बार बार, लेकिन तुम लोग याद नहीं रख पाते, है ना, सब भूल जाते हो आप लोग। बताया गया था यार एक कॉन्सेप्ट, जब प्रिज्म पढ़ा रहा था तभी भी मैंने बताया था, है ना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले में ये सारी बातें बताई थी, लेकिन वहां भी नहीं ध्यान रखते, और यहाँ तो न्यूमेरिकल के समय में तो एकदम नए ही रहता है, आपके लिए सब कुछ नया रहता है। सवाल है कितनी डिग्री पर इंसिडेंट कराएं कि दूसरे सरफेस से बाहर ना जाए बल्कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या ये एंगल, ये जिस एंगल, अगर इस ये चाहते हो अगर आप, तो क्या ये एंगल, यानी जो आप इसको R1 लिखते हो R2 लिखते हो, ये वाला इधर वाला एंगल क्या लिखते हो R2, क्या ग्रेटर देन C होना चाहिए एट दिस सरफेस, है कि नहीं है। तो C पता कर लो और फिर उससे थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा ही होगी, बस सीधा सा कोड कॉन्सेप्ट है। ANG कितना है बेटा आपका क्लास 1.5, ANG कितना है 1.5। बैठ दूसरे सरफेस पे, लगा स्नेल्स का लॉ, क्या होता है स्नेल्स का लॉ सर, NG साइन R2 इज इक्वल टू NA साइन R। R लिखो या क्या लिखोगे तुम लोग, बाहर जाने के लिए कौन सा एंगल लिखते हो, E हो जाएगा, है कि नहीं है। हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली कंडीशन नहीं लगाएंगे, हम लोग कौन सी लगाएंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली शर्त लगाओगे, वो तो बाद में लगाओगे, पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन पता कैसे करते हो, TIR पता कैसे करते हो, जब क्या पता लग जाए, C पता लग जाए। इसलिए आप लोग अभी के लिए इसको ऐसे ही रखिए कि सर ऐसे चली जाएगी, है कि नहीं है, बाहर नहीं जा रही है। तो अगर बाहर नहीं जाना है तो आपको R2 की वैल्यू C से थोड़ा सा ज्यादा रखना होगा। तो एंगल पता करने के लिए मैं इसकी मदद लेता हूं, साइन NG की वैल्यू आपने बताया 1.5 इंटू साइन R2 की वैल्यू C लिख दो या R2 ही लिख दो, इक्वल टू 1 इंटू साइन E, साइन 90 की वैल्यू 1, तो साइन R2 इज इक्वल टू 1/1.5, 1/1.5 का मतलब हो गया 2/3, कितना हो गया 2/3, तो 2/3 का मतलब हो गया 0.67, ऐसा कुछ आएगा, है ना। साइन इनवर्स 0.67 लगभग 42 डिग्री का मान है, कितने डिग्री का, 42 डिग्री का लीजिए। और मैं आपको बताना भी भूल गया था जब मैं पढ़ा रहा था, वो कॉन्सेप्ट सुनो ध्यान से। कांच के लिए, हवा और कांच के लिए जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है, याद भी रखना 42 डिग्री ही होती है, ठीक है। हवा और कांच के लिए जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है कांच के लिए, है ना, कांच से हवा जाने के लिए, तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 42 डिग्री होती है, सबसे कम वैल्यू में से आती है। तो यहां पर आपका आया लगभग कितना डिग्री, साइन 42 डिग्री आया, R2 आया 42 डिग्री। बताओ अगर वो बाहर ना जाए, वो बाहर ना जाए तो मेरा जो इस पर इंसिडेंस एंगल है
R2 C हो या C से भी ज्यादा हो, ये R2 थोड़ी है, ये तो क्या C है मेरा, है कि नहीं है। तो मेरा जो इस पर R2 है वो इस 42 से भी ज्यादा होगा। अगर R2 ग्रेटर देन C होगा उस सरफेस पर, तो क्या कोई भी रे बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी, कोई भी रे बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी। अगर R2 ज्यादा होगा C से तो क्या सारी की सारी रे अंदर ही लौट आएगी। और हमसे सवाल ने यही कहा है कोई भी रे बाहर जानी नहीं चाहिए। इसका मतलब साफ साफ है कि भाई अगर कोई रे बाहर ना जाए तो हम इसको सीधे ऐसे लगा सकते हैं R2 इज ग्रेटर देन C। ठीक है, तो अब आपको पता है कि सर A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। A इक्विलेटरल प्लेन 60 डिग्री दे रखा है तुमको, 60 इक्वल टू R1 नहीं पता, R1 तो तुम्हें पता ही नहीं है ना। R प्लस R2 पता है सबको, R2 कितना है 42, R2 कितना है 42 हो गया। तो R1 इक्वल टू कितना आएगा, 60 में से 42 का कितना डिग्री, लगभग 18 डिग्री। कितना डिग्री 18। अब मेरा सवाल, R1 की वैल्यू 18 से ज्यादा हो या 18 से कम हो, R1 की वैल्यू 18 से ज्यादा हो या 18 से कम हो, सवाल अलग है। R2 की वैल्यू C से कम हो, सॉरी C से ज्यादा हो, मेरा R1 की वैल्यू 18 से ज्यादा हो या 18 से कम हो, सोच के बोलो। R1 की वैल्यू 18 से ज्यादा हो या 18 से कम हो बेटा। अगर R2 की वैल्यू को C से ज्यादा करा जा रहा है तो R1 को जितना कम करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, तभी तो वो उस पर जाकर के ज्यादा ढकेलेगा, ज्यादा एंगल बनाएगा। क्या सबको पता है A इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2, है कि नहीं है। तो R2 को ज्यादा रखना है मतलब किसको कम रखा जाए, R1 को, इसलिए R1 को कम रखो और R2 को ज्यादा रखो। तो अगर आप चाहते हो कि दूसरे सरफेस से कोई भी रे बाहर ना जाए तो R2 को ज्यादा रखो और R1 को क्या कर दो, कम रख दो। यानी मेरा R1 18 से कम होना चाहिए, 17 हो 15 हो चल जाएगा, चल जाएगा नहीं चल जाएगा। तो मुझे पता लग गया कि R1 की वैल्यू जो फिक्स वैल्यू है वो 18 से कम होनी चाहिए। अब मैं उस क्रिटिकल कंडीशन में ही बात करके सारी वैल्यू बता देता हूं। अब तुम्हें R1 पता लग गया, बैठो इस सरफेस पे और लगाओ स्नेल्स लॉ, लगाओ, क्या लिखोगे बताइए सब लोग। Na sin I इज इक्वल टू, स्नेल्स लॉ लगाने का भी तरीका सीखा नहीं हो सरफेस पे, स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं। सरफेस देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख, एंगल ऑफ इंसिडेंस देख, तुरंत खत्म करो। Na sin I इज इक्वल टू Ng sin R1, बस R1 पता चल गया है तुमको। Na sin I से कितनी डिग्री पर इंसिडेंट कराएं, तुम्हें आंसर मिल गया है कि नहीं है। फालतू का सवाल था, जबरदस्ती बनवा दिया तुम लोगों से, एक बार करवाया था फिर से करवा दिया, है कि नहीं है। कल परसों में शायद सवाल करवाया था, एनसीईआरटी का उठाने से पहले जो मैंने एडिशनल और एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखे थे वो सारे उनकी लिस्ट में ये क्वेश्चन था, है ना। तो देखोगे सब लोग, वो न्यूमेरिकल की वीडियो एक के दिन में अपलोड होगी सब धड़ाके से, उसके लिए कोई डे बाई डे गैप नहीं दूंगा मैं, सीधे इकट्ठे अपलोड करूंगा, देख लेना, रिवाइज कर लेना वहां से। चलो अगला सवाल उड़ा दो, है ना। लेक्चर 19 अपलोड हो चुका है, अभी प्रेमायर हो गया, छठवां लग गया, सतवां देखो सब लोग, सतवां देखो किसी से लग जाएगा। डबल कॉन्वेक्स लेंसेस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। दो द्विउत्तल लेंस हैं जिनको बनाया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 वाले कांच से, है ना। विथ बोथ फेसेस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों का आर सेम है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज टू बी 20 सेंटीमीटर। सवाल ने कहा है अगर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हो तो बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। यही पूछा है सवाल, देख लो सवाल पढ़ लो, जो मैंने पढ़ा है क्या वही है या कुछ और है, जो मैं समझूं जो आप समझिए। अगर दोनों बातें लगभग सेम हैं समझ जाइए न्यूमेरिकल लगने की कुछ प्रोबेबिलिटी है, अदरवाइज सब अलग अलग चलोगे तो नहीं लग पाएगा, है ना। सब लोग पूरा देखो, अरे कितना आसान सा सवाल है भाई। डबल कॉन्वेक्स लेंसेस आर बी टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डबल कॉन्वेक्स लेंस बन रहा है, डबल कॉन्वेक्स लेंस तो बाई कॉन्वेक्स लेंस, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है ना। 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 1.5 नहीं है 1.5। हाँ अरे डबल कॉन्वेक्स बोला ना, डबल कॉन्वेक्स, दोनों साइड से कॉन्वेक्स है। डबल कॉन्वेक्स का मतलब क्या हुआ, दोनों साइड से कॉन्वेक्स है। क्या सोच रहे थे तुम,
दुई उत्तल, क्या बोला है उसने? ना 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 बेटा ना, इसमें एक अवतल होगा एक उत्तल होगा। ये सवाल करवाया जाता तुम लोगों को। ये तुम्हारा दूसरा कॉन्सेप्ट है बेटा, ये उस कॉन्सेप्ट में नहीं लगेगा। कैसी बात करते हो सब लोग। हाँ, उभयोत्तल, जो उभय मतलब दोनों, उभय मतलब दोनों ओर से उत्तल, उभयचर जो दोनों जगह रहते हैं। उभयचर दो दोनों, जल में भी रहे और पानी में भी रहे, एम्बिडेंट जिसे कहते हो, है कि नहीं? एम्बिडेंट लिगेंड पढ़ाया गया होगा तुमको कोऑर्डिनेट कंपाउंड में। तो लोग कुछ आता जाता ही नहीं है ना? चलो, उभय उत्तल नहीं पढ़ पाए ये। 9 कौन सा है भाई? 9.7, 1.55, अरे 5 नहीं है, 55 है। इनकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम है, ये R1 ये R2, लेकिन R1 इक्वल टू R2 दिया है। सवाल ने कहा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज टू बी 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ, अगर मैं ऐसा लेंस बनाना चाहता हूं टू फॉर्म अ लेंस, ऐसा लेंस बनाइए ऑफ फोकल लेंथ कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। बताइए उसके लिए R1 और R2 की वैल्यू क्या होगी? R1 R2 सेम है ना? R1 R2, अरे हमको तो बोला ही है उसने ना कि इस वाले लेंस में R1 R2 की वैल्यू सेम है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है। आपको इसकी फोकल लेंथ पता है कि नहीं पता है? इसकी फोकल लेंथ पता है कि नहीं पता है? किसी को नहीं पता? किसी को पता है? अरे यार देख, पढ़, देख पूरा सवाल पढ़, हो सकता है पढ़ा दिया ही हो। दूसरे में दिया है फोकल लेंथ, पहले वाले में नहीं दिया है। तो चलो ठीक है, पहले वाले में नहीं दिया है तो जो हम यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट उसको यूज करते हैं। चलो सब लोग बताओ, आर लेट R1 इक्वल टू प्लस आर माइनस आर, R1 प्लस आर माइनस आर प्लस आर, मान लिया मैंने। R2 इक्वल टू माइनस आर, है ना? इसकी फोकल लेंथ भी नहीं गिवन है। गिवन है क्या? नहीं। पहले वाले लेंथ की फोकल लेंथ पता है नहीं पता है? नहीं पता है। F1 तुमको नहीं पता, पता है किसी को? दूसरी दे रखा है, F1 नहीं दे रखा है। और पूछा है बताओ उन सबकी रेडियस ऑफ कर्वेचर्स क्या होगी? F1 तुमको मिसिंग है, तो मैंने कहा मैं F1 देखता हूं क्या आएगा। 1/F1 इक्वल टू ANG माइनस 1, यही तो लिखते हो, इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R माइनस। तो अगला लेंस बताते हैं ना, पहले इधर वाला तो कर ले, ये वाला स्टेप करो, देखो कुछ हासिल होता है नहीं होता है, चेक करते हैं। 1/ANG माइनस 1 का मतलब 1.55 माइनस 1.5 माइनस 1 करो बस। 1/R माइनस 1/ माइनस आर, R2 बोला है ना, 1/ माइनस आर। आपका क्या हो जाएगा बेटा? 1/F1 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 0.5 इंटू 2/R। अरे 2/R का 0.5 का मतलब 1/2, 0.5 का मतलब 1/2, और 1/2 का मतलब 2 और 2 चला जाएगा, तो क्या आपके पास कितना आया? 1/F1 इज इक्वल टू 1/R। तो F1 इज इक्वल टू R। यहां से जो कॉन्सेप्ट आपको याद में रखना है, जो कॉन्सेप्ट याद रखना है बेटा, जो जिसके लिए मैंने जानबूझ के सवाल को अटेम्प्ट किया है, कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 इज इक्वल टू R2 है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 होगा, तो हमेशा याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव हो, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर ही आता है। देख लो तुम्हारे सामने, समझ लो इसको, डेरिवेशन समझ लो या तुम इसको न्यूमेरिकल समझ लो। कॉन्सेप्ट क्या है? नया कॉन्सेप्ट आपके लिए ये है, अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होंगी, तो हर हाल में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फोकल लेंथ वही आएगा जो उसकी क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। चाहे ऐसे तुम 10 सवाल बना लो, 20 सवाल बना लो, लग जाएगा, सेम ही आएगा, कभी चेंज नहीं हो सकता है। अब सवाल ने आपसे क्या बोला है? अगर मैं उसकी फोकल लेंथ क्या रखना चाहता हूं, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दे रखा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होना चाहिए? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होना चाहिए? मैंने लिखा भाई, क्या लिख सकता हूं? 1/F की जगह पर क्या लिखोगे? अरे 1/F की जगह पर क्या लिखोगे? 20 बोला है ना? लेंसेज में कोई दिक्कत नहीं बोला है, हेर फेर नहीं करा है। ANG माइनस 1, 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1 और इंटू 1/R1
-1/r2, सेम ही करोगे, 1/r1 की जगह पर r, r2 की जगह पर -r, माइनस माइनस प्लस r हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है? 1.5 -1 0.5, 1/20 इक्वल टू, ऊपर जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है अभी दोबारा उसी पर लाऊंगा शॉर्टकट से, 1.5 0.5 इंटू 2/r, क्या ये से खत्म हो गया, 1 आया। r इक्वल टू कितना आया, 20 सेंटीमीटर ही आया, यानी r1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और r2 इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। जो ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ाया डायरेक्ट बिना सवाल लगाए सीधे, अगर कॉन्सेप्ट याद रहे तो मैं बिना सवाल लगाए ऐसे पेन से पढ़ूं, ऐसे देखूं, ऐसे सीधे आंसर दे दूं। सीधे सीधे ओरली लगाने वाले सवाल क्वेश्चन थे। मैंने बार बार कॉन्सेप्ट पे जोर दिया है बेटा, एक चीज जो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, केवल कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 रखा मैंने और रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहा तो कुछ नहीं, F इक्वल टू R। क्लियर है सबको? आज के लिए इतना ही, ठीक है। न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद, रिवीजन करते रहिए।